नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का पूजा करना, 9 दिन तक व्रत रखना, गणेश चतुर्थी में भी पूजा अर्चना करना, इसके अलावा अन्य जो फेस्टिवल होता था मुख्य, तो उसमें भी मैं व्रत रखता था। कहने का भाव यह है कि मैंने बहुत भक्ति की, पूजा पाठ किया। हमारा जो लौकिक घर है धमतरी में, तो बगल में एक शिव का मंदिर है, तो वहाँ मैं डेली जाता था। तो इस तरह से काफ़ी भक्ति करता था। कभी सोचता था कि मैं जंगल चला जाऊं, तपस्या करूं, जिससे कि मुझे मोक्ष मिले। इस प्रकार समय बीतता रहा। मैंने 12वीं पढ़ाई की। 12वीं पढ़ाई करने के बाद मैंने 5 साल न्यूज़पेपर में जॉब किया। तो जब मैं न्यूज़पेपर में जाता था तो रास्ते में एक बोर्ड होता था ब्रह्मा कुमारीज का, तो उसमें लिखा रहता था 350 मूर्तियों का आध्यात्मिक संग्रह। तो मेरे मन में बहुत संकल्प चलता था कि मैं इन मूर्तियों का कभी दर्शन करूं। तो मैं ऑफिस में, मेरे एक दोस्त था, तो अभी भी है, सॉरी, तो मैं उनसे बात किया कि मुझे मूर्तियां देखनी है। तो उन्होंने 2 या 3 दिन इग्नोर किया, ठीक है चलते हैं चलते हैं, लेकिन जा नहीं पाए। तो 2004 में शिवरात्रि का दिन था। तो मैं घर से निकला और स्थान पूछते हुए, सेंटर का नाम पूछते हुए फिर मैं पहुंचा। तो वहाँ पे सब वाइट ड्रेस में थे, शिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे। बहन जी जो थी वहाँ की, तो भाषण कर रही थी। तो मैंने पूछा एक भाई को कि मुझे मूर्तियाँ देखनी है। तो बोला कि आज तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि सब बिज़ी है, शिवरात्रि का दिन है, तो आप चाहें तो जा कर के ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो जैसे ये हॉल है, तो इस साइड में 4 पैनल था, इस साइड में 4 पैनल था। तो आत्मा का, फिर परमात्मा का, फिर 3 लोग, फिर 84 जन्मों की कहानी। तो मैंने पर्दे हटा के देखा। फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे कहा कि कल आप आना, कल आपको समझाएंगे। फिर अगले दिन गया, फिर मुझे मूर्तियों को समझाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जब वो भाई मुझे समझा रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं और आकर वे पढ़ा रहे हैं। यह बात मेरे दिल को लगी। तो मैंने सोचा कि परमात्मा आ चुके हैं, जबकि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। फिर अगले दिन से फिर मैं 7 दिन का कोर्स किया। तो दीदी मुझे यज्ञ की हिस्ट्री सुना रही थी। तो उस समय दीदी ने कहा कि आपके जैसे कुमार मधुबन में समर्पित है। तो उस समय मुझे मधुबन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि मुझे भी मधुबन में समर्पित होना है, सेवा करनी, अपना भाग्य बनाना है। तो इस तरह से 7 दिन का कोर्स हुआ। फिर मुरली सुने। फिर जैसे आज बाबा ने कहा कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो भक्ति खत्म हो जाती है। तो फिर मुझे 15 दिन के अंदर बाबा पर पूरा निश्चय हो गया। जैसे बाबा ने आज प्रश्न में कहा ना कि जब निश्चय बैठता है तो बाबा की याद बुद्धि में ठहरती है। तो मुझे पूरा निश्चय हो गया 15 दिन के अंदर। दीदी ने मुझे बैच दे दिया। तो इस तरह से फिर मैंने अपनी भक्ति कंप्लीट छोड़ दिया, जैसे मंगलवार को, फिर सोमवार को, फिर व्रत आदि रखना। फिर 2004 में ही इंदौर जोन का टर्न था, तो मैं पहली बार मधुबन में आया। तो बाबा से अव्यक्त मिलन मनाया डायमंड हॉल में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अनुभव किया कि बाबा की शक्तियों के नीचे मैं हूँ। और इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। और सन 2010 में मैं परमानेंट मधुबन में बाबा ने मुझे बुलाया, और मृत्युंजय भाई आप सभी जानते हैं, तो उनके पास मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरा वर्तमान समय विशेष पुरुषार्थ होता है कि रात को सोने से पहले जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें क्षमा मांगना है, फॉरगिवनेस, और बाबा को थैंक्स करना है। जैसे क्लास से पहले गीत बजा था शुक्राना का, तो हमें बाबा को रात को सोने से पहले एक तो माफ़ी मांगनी है और दूसरा थैंक्स करना है, बाबा का शुक्रिया अदा करनी है। ओम शांति। शरीर का नाम चुनेश भाई। सन 2004 में धमतरी में मुझे ज्ञान मिला, और 2010 से मैं एजुकेशन ऑफिस शांतिवन में सेवा कर रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो शरीर का नाम राहुल भाई है। रोहित भाई जो बैठे हैं सामने आपके, मैं उनका लौकिक भाई हूँ। और बाबा ने आज जैसे कहा मुरली में कि जब ज्ञानी का लक्षण है कि जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति ख़त्म हो जाती है।
तो मुझे लगता है शायद पहले ही जन्म से हमारी भक्ति ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए बचपन से ही हम पूरी फैमिली ज्ञान पे चलते हैं, माता पिता। और ज्ञान हमें मिला हमारी दादी माँ जो थी, दादी माँ पहले से ही ज्ञान में थी। और स्टूडेंट लाइफ मेंटेन करते हुए 93 इयर्स के एज में भी वो रेगुलर 2 किलोमीटर सेंटर चल के जाती थी। तो उनके बाद पहले तो पापा बहुत विरोध करते थे, जैसे मुरली लेके दादी आती थी तो मुरली को जला देते थे। तो फिर धीरे धीरे उनको भी बहुत साक्षात्कार वगैरह हुए, तो धीरे धीरे वो ज्ञान में आ गए। उसके बाद मम्मी भी बहुत विरोध करती थी, तो धीरे धीरे फिर सारा परिवार ही धीरे धीरे ज्ञान पे आ गया। तो जब हमारे घर में मेरी छोटी बहन जो है, दीपा उसका नाम है, वो अभी फ़िलहाल उड़ीसा में संबलपुर सेवा केंद्र में समर्पित रूप से वो बाबा के पास समर्पित है। तो वो जब उसका जन्म हुआ उसके बाद से सारे लोग ज्ञान पे आ गए। शायद वो एडवांस पार्टी की आत्मा है या पता नहीं कुछ भी। तो उसके वो आने के बाद सभी लोग परिवार में ज्ञान में आ गए और तब से ही समर्पित रूप से सभी ज्ञान पे चलते हैं। तो रोहित भाई मधुबन में रहते हैं और दीपा बहन संबलपुर सेवा केंद्र में रहती है। मैं भी संबलपुर सेवा केंद्र में ही सेवा देता हूँ। वैसे मैं लॉ की पढ़ाई मैंने पढ़ी, LLB करने के बाद LLM करने के बाद अभी डॉक्टरेट किया मैंने, उसमें लॉ में डॉक्टरेट किया। तो अभी मैं फ़िलहाल उधर लॉ कॉलेज है हमारा, वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ लॉ के स्टूडेंट्स को। और उधर ही सेवा केंद्र में भी भोजन इत्यादि सेवा केंद्र पे ही होता है, वहीं पे ही बस पास में ही क्वार्टर लेके रहता हूँ और उधर ही सारा दिन सेवा केंद्र पे जाता है और अपने प्रोफेशन पे भी जाता है। उसके बाद जैसे बाबा ने आज कहा मुरली में कि जब बाबा को बाबा के ऊपर, बाबा कब पलकों पे बिठा के रखता है, जब आप बाबा के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो वैसे हमारा सारा परिवार ज्ञान में चलता है अभी भी। और मेरे पिताजी माताजी गांव पे पास में ही गांव में रहते हैं और मैं सेवा केंद्र के साथ बैलेंस करके, जैसे वर्क लाइफ में बैलेंस करके चलता हूँ। और वैसे जो भी लीगल वर्क्स होते हैं अपने आश्रम का, जो भी लीगल काम होता है, पैसे से मैंने लाइसेंस भी लिया है, एडवोकेट भी हूँ मैं। तो उधर जो भी लीगल वर्क्स, आश्रम के लीगल वर्क्स होते हैं वो भी मैं देखता हूँ सारे। और आगे बताने की बात यह है कि बचपन से ही बहुत सारी परिस्थितियों में बाबा ने उसको बोलते हैं ना, सूली को कांटा कर दिया, उसी तरह सूली को कांटा कर दिया। एक बार मैं जब हमारा आश्रम बन रहा था गांव में, तो उस समय मैं छोटा था, तो सेवा केंद्र पे ही हम लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम होता था तो कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करते थे, जैसे पानी वगैरह देना, ये सब डालना। तो ऊपर में छत में पानी डाल रहा था और अचानक से पैर फिसल गया, ऊपर से गिर गया नीचे। लेकिन इतना देखिए बाबा का कमाल कि एक भी खरोच भी नहीं आया। उसके बाद जब धीरे धीरे आश्रम कंप्लीट हो गया तो लास्ट में जब उद्घाटन था, जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन रात में टाइल्स का कुछ काम वगैरह चल रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, एक भाई था जो टाइल का काम कर रहा था, उसने मुझे तार पकड़ाने के लिए कहा। तो उस समय आश्रम का जो स्टेबलाइज़र होता है वो ख़राब हो गया था, उसमें 240 वोल्ट की जगह 330 वोल्ट का करंट आ रहा था, उतना हाई करंट आ रहा था। तो तार पकड़ाते समय अचानक से उसमें एक जॉइंट था, मैंने देखा नहीं और मैंने पकड़ लिया जॉइंट्स। तो 5 मिनट के लिए मुझे वो ज़मीन से मैं हाइट में उड़ रहा था ऐसे। फिर पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मैं चिल्ला भी नहीं पाया, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकला। अचानक से फिर तार ऐसा खींच गया और मैं ज़मीन पे आ गया। मैं मतलब बोलने की कंडीशन में भी नहीं था, लेकिन उसमें भी क्योंकि बाबा की सेवा में ही था तो बाबा ने उसके ऑटोमेटिक बचा लिया उधर। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट है, बता नहीं सकते। एक बार ऐसे गाड़ी को भगा के ले जा रहा था, पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो जल्दी जाने के चक्कर में गाड़ी के पीछे पीछे भगा के ले जा रहा था। मेरे को पता भी नहीं पड़ा, उधर से सामने वाला गाड़ी अचानक से ब्रेक मार दिया, मैं सीधे फिसल के गाड़ी उधर छोड़ दिया और सीधे फिसल के गाड़ी के नीचे पहुंच गया। ज़रा सा भी अगर चूक होती उधर साइड में जाता तो उधर से ट्रक आ रहा था, पूरा मुझे मार देता। ऐसे बहुत सारे अनगिनत अनुभव हैं, उसको तो
अभी तो बता नहीं सकते इतना सारा, लेकिन बाबा हर कदम कदम पे, क्योंकि जैसे हम समर्पित रूप से अपना जीवन पूरा समर्पित रूप से सेवा में देते हैं, तो बाबा का अपने आप रक्षा करता है हर जगह। ऐसे बहुत सारे अनुभव है, इतना तो अभी नहीं बता सकते। और इधर हम अभी जो मंथा नाराजों पे हम आए थे, कुछ शरीर की तकलीफ़ें तो ऐसे कुछ नहीं है, बाबा की सेवा में रहते हैं तो लाइट बन के रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि क्योंकि शरीर से हम अभी संगम युग में सेवा करते हैं तो शरीर को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आके पता चली कि बचपन से ही हमने आज तक नेचुरोपैथी हम लोग पहले से ही मानते आते हैं, आज तक जन्म से कभी हमने मेडिसिन नहीं खाया। उसके बाद भी जब पता चला कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इधर है, तो इतना सुंदर एनवायरनमेंट यहाँ का देख के ही मैंने आंखें फटी की फटी रह गई। नदी का किनारा, इतना सुंदर एनवायरनमेंट, और सारी चीज़ें जो नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने का बॉडी का इधर मिला। मंथाना राज्यों पे गए थे हम, तो उधर बहुत सारे अच्छी चीज़ें जानने को मिला, कैसे बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव रहा उधर का। तो 15 दिन में ही हम लोग सभी का, किसी का 5 किलो, किसी का 4 किलो वज़न भी हमने घटाया उधर। और फास्टिंग भी कैसे किस तरीके से करते हैं उसका भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब पता ही नहीं चलता था कि हम फास्टिंग कर रहे हैं, नहीं खाने से भी बॉडी पूरा फुल्ली एनर्जेटिक रहता था। तो उधर का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इधर भी जो सेंटर्स वगैरह हमने घूमे, बहुत ही अच्छे सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, बहुत ही, क्योंकि इधर मैक्सिमम लोग एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स, बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही सुंदर आश्रम सेंटर्स बने हुए हैं। सभी जगह हम लोग घूम के भी आए, दीदियाँ भी बहुत अच्छी दीदियाँ मिली, और इधर भी आने को मिला है। यहाँ से अब हमारे कृष्णा बहन जो है उधर माउंट आबू में रेडियो मिधुन में सेवा करती हैं, जहाँ रोहित भाई सेवा करते हैं, तो उनका भी ये इधर ही से वो हैं, तो वो भी हमको बहुत जानने को मिला, खुशी हुई बहुत। और आप सभी का खुशनुमा चेहरा देख के और दीदी का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम गौरव भाई है। वैसे तो मृत्युंजय भाई जी के पास अभी हम 14 ईयर से मधुबन में सेवा दे रहे हैं। बाकी लौकिक में हमने एनिमेशन और उस रिलेटेड जो भी पढ़ाई की है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड एंड एनिमेशन। तो मधुबन आने का चांस भी मेरे को इस प्रोफेशन के कारण ही मिला, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन सेवा दूसरी सेवाएं में लग जाते हैं। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने जो पढ़ाई की है, तो मेरे को उसी अनुसार भाई साहब ने भी उधर से खींचा। और जब हम अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहे थे एनिमेशन की, तो मधुबन आना जाना ज़्यादा इजी हो जाता था। तो वैसे ही खींच होने लगी थी मधुबन से कि नहीं, अब पढ़ाई करके जॉब वगैरह में नहीं जाना है, बस अपने आप को समर्पण करना है इधर ही। तो जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही मधुबन में आ गए। वैसे मेरे लौकिक फादर एयरफोर्स में थे, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में उनकी जैसे पोस्टिंग्स होती है, तो वो सब बचपन से ही हम लोग उनके साथ साथ हर 4 साल में चेंजेस होना, वो हर शहर को देखना, अच्छे से अनुभव करना, और उस फैमिली में रह के जो एक एनवायरनमेंट होता है एयरफोर्स फैमिली का, जो तो वो भी एक, जैसे हम ब्राह्मण एक दूसरे को पहचानते नहीं है पर फिर भी ऐसा लगता है कि अपनापन है। तो वही एनवायरनमेंट में हम पले बड़े, और बाबा के ज्ञान को भी हमने मतलब पापा दिल्ली में थे पोस्टिंग, तो उसी टाइम पे दिल्ली से ही हमको ज्ञान मिला। तो दिल्ली से ही ज्ञान की शुरुआत हुई। इस जीवन में अच्छी अच्छी धारणाएं लेके आने की कोशिश की, और बचपन से ही ऐसा झुकाव था कि नहीं, सेंटर में ही अपने आप को योगदान दे, अपनी कुछ विशेषताएं उधर यूज़ करें। तो पापा का था कि हम पढ़ाई करें पहले, क्योंकि बिना पढ़ाई किए कोई भी सेवाएं अधूरी हो जाती है, या तो एक लिमिटेड सेवाएं कर सकते हैं। तो जब हम
पढ़ाई करते हैं तो हमारी बुद्धि का भी एक लॉक होता है, वो भी खुलता है। और पढ़ाई करने से हम मेरे को ये समझ में आया कि बाबा चाहता क्या है हमसे। क्योंकि एक होता है कि हम रोज़ की मुरली सुन के अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे एक स्लो स्पीड में हम चलते हैं, और एक बुद्धि का जब लॉक खुलता है उसमें क्रिएटिवली हम सोचते हैं कि बाबा की मुरली के पॉइंट्स का आज का सार क्या था, और उस सार को फिर अपने जीवन में अप्लाई करना। क्योंकि सिर्फ सुनना काम नहीं आता, अपने जीवन में उसको अप्लाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर है ज्ञान का। तो उस ज्ञान को हम समझ समझ के ही फिर जैसे अपने जीवन में अप्लाई करते रहे, तो वैसे ही एक एनिमेशन फील्ड मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मीडिया आज के टाइम पे इतना यूज़फुल है कि हम कहीं पर भी देखते हैं, मोबाइल में भी खोलते हैं तो एक शिव बाबा का एक अच्छा एक ग्राफिक्स हमको देखने को मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। तो बाबा अपने बातों में जो बोलना चाहता है उसको अगर हम विजुलाइज करा दें लोगों को, उससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है। मेरे को पहले लगता था कि बाबा ने बोला था पहले शुरुआत में कि साक्षात्कार होंगे, सभी बच्चों को साक्षात्कार होते हैं, काफ़ी लोगों को साक्षात्कार हुए, पिछाड़ी में भी होंगे। तो वो पिछाड़ी तो अभी हम मुरलियों में सुनते हैं हम लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं, तो हमको साक्षात्कार कैसे होंगे। तो अचानक से योग में ऐसा एक फीलिंग आया कि हम विजुअलाइज करा सके वही चीज़ भी हम साक्षात्कार रूप में ही उसको देखें, तो हमको ऑटोमेटिकली उससे अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी। साक्षात्कार का काम ही है प्रेरणाएं देना और कुछ नहीं। तो अगर हम विजुअलाइज करा सके हर आत्माओं को, नई आत्माओं को, पुरानी आत्माओं को, तो वही एक साक्षात्कार का काम करेगा। तो उसी सेवा अनुसार धीरे 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 मधुबन में रहते रहते भाई साहब का भी डायनामिक रोल है इस सेवाओं में। तो प्रकाश मणि पार्क में जैसे आप लोग में से कई लोग आए होंगे, तो उसमें एक्वा लेज़र शो हमने निर्माण किया है। तो उसमें जो फिल्म है उसके निमित्त में भी हैदराबाद काफ़ी बार आना हुआ। भाई साहब ने भी रामोजी फिल्म सिटी का पूरा टूर कराया कि हम उसमें उधर शूटिंग करें। तो पूरे शूटिंग का भी बहुत बड़ा एक चैप्टर था कि हमको कहाँ करना है। ब्रह्मा बाबा का बायोपिक बना रहे हैं तो बायोपिक उसको कहाँ शूट करें, उसके हैदराबाद सिंह हैदराबाद जैसा हमको पूरा दृश्य दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हमको अवेलेबल होनी चाहिए। तो डायरेक्टर का कॉल था, हमने तो देख लिया, डायरेक्टर को भेजा तो डायरेक्टर ने बोला कि हम रियल शूट करेंगे, क्रोमा में नहीं करेंगे, ना कुछ VFX यूज़ करेंगे, हम रियल शूट करेंगे। तो पुणे में भोर बोल के जगह है, तो वहाँ पर हमने सारा शूटिंग किया। और जैसे सिंध हैदराबाद में कैसे सिचुएशंस रहती थी, कैसे लोगों का रहन सहन था, कैसे उठना बैठना था, कैसे कपड़े पहनते थे, वो सारा चीज़ें हमने बाबा की मुरलियों से कलेक्ट किए। कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट हमने जो लिखा वो लगभग हमको 1-1.5 साल लग गया स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि बाबा की स्टोरी सबको पता है, लेकिन उस स्टोरी को हर एक पॉइंट हम नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। शो दिखाने का टाइम भी हमको लिमिटेड है कि हमने पहले सोचा था 20 मिनट्स, फिर हमने एक्सटेंड किया 30 मिनट्स। फिर डायरेक्टर ने हमारा स्क्रिप्ट देख के बोला ये तो 2.5 घंटे की स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने बोला कि और क्रिस्प करो। तो उसको करते 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 1 घंटे हो गए, 1 घंटे का स्क्रिप्ट बना। तो वैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई। बहुत सारी उसमें जिनको हमने बाबा का रोल दिया, वो एज ए नॉन BK है, लेकिन एक्टर हैं, अच्छे जाने माने एक्टर हैं। गुजराती फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की है। तो आपने शायद फिल्म में देखा हो कई मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली आंसू निकल के आ जाते हैं, बाबा के ऐसे दृश्य है। और वो भाई जो थे बाबा का रोल करने वाले, उन्होंने कभी भी बाबा को नहीं देखा, बाबा की कोई बात को नहीं पता, बस हमने जितना बताया उतना ही उनको पता है। पर उन्होंने उस विजुअलाइज को अपने अंदर इतने अच्छे से पकड़ लिया कि नॉर्मली एक्टिंग करने वाले लोग आंखों में ग्लिसरीन डालते हैं आंखों में आंसू निकालने के लिए, उनको ऑटोमेटिकली ऐसे दृश्य दिखने लग गए कि उनके ऑटोमेटिकली आंखों में से आंसू आने लगे। तो ये कार्य पूरा का पूरा बाबा ने कैसे कराया, ये मैंने एकदम सामने से रह के एकदम ऑब्जर्व करके देखा। क्योंकि आप जो फिल्म को जो देख रहे हो वो एक
सार है, लेकिन हमने जो शूट किया, कैसे किया, पूरे दिन को रात बनाया, रात को दिन बनाया। क्योंकि हम फिल्म देखते हैं तो हमको पता नहीं पड़ता है कि ये शूटिंग कब की है, दिन के समय का है या रात के समय का है। तो रात हो गई है, लेकिन उस रात के टाइम को भी हमने दिन बनाया। तो वो एक बहुत एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है, उसका भी बहुत बड़ा अच्छा सेवा हुआ उससे भी। और काफ़ी मतलब 500-600 आर्टिस्ट एट ए टाइम खाना खा रहे हैं उसी टाइम पे। मतलब समझ लीजिए कि 4 बजे हमारा शूट ख़त्म हो रहा है, हम सेंटर जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन 10 बजे शूट है। तो ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में वो शूटिंग पूरा हुआ और नवसृजन शो बन के तैयार हुआ। तो जिन्होंने भी नई शो देखा है तो वो भी कृपया जब आएंगे मधुबन तो आप सभी को निमंत्रण है, कभी भी आप आए और शो को आप अनुभव करें। क्योंकि ये शो मेरे दिल के लिए तो बहुत खास है, आप सभी को भी वो खास फील होगा। ओम शांति। ओम शांति। एक बार पहले भी बाबा के घर में यहाँ पर आना हुआ था, लेकिन तब सेंटर पुराना था, पुरानी वाली बिल्डिंग में 2-3 दिन रुका था। बहुत सारे चेहरे तो वे भी याद है। हम सब ब्राह्मण जीवन में बाबा का बनने के बाद में ये अनुभूति हमेशा अंदर रहती है कि बाबा ने कैसे हमारे जीवन को पलट दिया, हीरे तुल्य बना दिया। और अगर पूरा परिवार ज्ञान में आ जाए, बाबा सबको अपना ले, तो संगमिक और आसान हो जाता है। तो ऐसे ही जीवन की यात्रा रही। लौकिक नाम, शरीर का नाम रोहित भाई है। मैंने 2010 में मास्टर्स किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और उसके बाद में एक पीरियड वो होता है जब संकल्प होता है कि अभी आगे क्या करना है, जॉब करना है, सेवा करनी है। क्योंकि 1999 में फ़र्स्ट टाइम बाबा के घर गए थे और ज्ञान तो उससे भी पहले मिल गया था। 94 में मैं 6th क्लास में था। जैसे भाई ने बताया कि सिस्टर का जन्म हुआ दिवाली के दिन, और उसके बाद से पिताजी को साक्षात्कार हुए। जो भी उनका बाबा के घर के प्रति विरोध था वो सब परिवर्तित हो गया। फिर उन्होंने फोर्स करके सबको चलाया, माताजी नहीं चाहते थे, उनको भी लेके आए ऐसे करके। लेकिन जैसे ही कॉलेज लाइफ में पहुँचे तो हमारे को स्पष्टता आने लगी कि दुनिया का जीवन क्या होता है, ब्राह्मण जीवन क्या होता है, और एक डिसीजन लेने के लिए और आसानी होती गई। और मास्टर्स ख़त्म होने के बाद में मैं सोच रहा था कि एमटेक करूं। और मतलब उस समय बहुत सारे ख्याल होते हैं युवाओं के लेवल पे। घर भी मिडिल क्लास फैमिली थी तो अच्छा लगता था ये भी करना चाहिए, मतलब कुछ अर्न करना चाहिए। तो एक कॉलेज में कुछ समय पढ़ा रहा था। बाबा के घर में एक आईटी वालों का रिट्रीट होता था, बीके भाई बहने जो आईटी में सेवाएं देते हैं उनके लिए, उसमें गए थे। और वहाँ पर जो रुक गए तो उसी रिट्रीट में ही वहाँ रुकना हो गया। फिर 1.5 साल बाद पहली बार घर वापस आए और माता पिता ने छुट्टी भी दे दी, रहना शुरू कर दिया। तो अभी आईटी की पढ़ाई की थी और वहाँ पर रेडियो उस समय शुरू हो रहा था। तो मेरे को तो बहुत मुश्किल होता था। मैं सोचता था ये रेडियो तो मैंने लाइफ में कभी सुना भी नहीं है, एफएम। अच्छा रेडियो कोई सुनता है क्या। पर 1 साल सेवा करने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि कैसे बाबा को हमारी विशेषताओं को, बाबा हमारे अंदर विशेषता देता भी है, इंस्टॉल कर देता है और उसको उपयोग में भी लाता है। तो आईटी की पढ़ाई और मीडिया का इंटरेस्ट मिलके अभी बाबा के टोटल 5 एफएम रेडियो हैं जिनको एस्टेब्लिश करने में टेक्निकली और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस सब चीज़ों के लिए सेवा करने का मौका मिला। तो ये सारी स्मृतियों को जब हम याद करते हैं तो जीवन कितना बाबा ने श्रेष्ठ बनाया है इसकी अनुभूति होती रहती है। और ये खुशी है आपको और आगे सेवा करने का, और सेवा करते जाओ और भूलते जाओ क्या किया। करण करावाना बाबा करवा रहा है। कुछ सालों तक पुरुषार्थ है हर एक का। हमारा भी अपना जीवन का छोटा छोटा धीरे धीरे सीखते हैं। तो पिछले 2-3 सालों में एक मेरे को ऐसा अपने अंदर परिवर्तन फील होता है कि पहले हम लगता था कि अच्छा हम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, इसका महसूसता होती थी। अब ये संकल्प में या बुद्धि के अंदर बाबा ने स्थापित कर दिया है कि बाबा का काम हम अगर करें ना करें बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। हमें खाली अपना छोटा सा रोल वहाँ पर प्ले करना है, जो बाबा संकल्प दे रहा है उसको कैच करना है, उतना कर देना है। और बहुत बड़ी प्लानिंग करने की भी आवश्यकता नहीं होती, प्लानिंग करने वाला बाबा है। ऐसी सेवाएं आगे बढ़ती जा रही है। तो 5 एफएम और 2 ऑनलाइन रेडियो चल रहे हैं।
बाकी आईटी बैकग्राउंड होने के कारण जब मैं बाबा के घर में आया था तो मुझे इंटरनेट पे जो ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जो जानकारियाँ लोग डालते हैं, बहुत बीके भाई बहनें मुरलियाँ या अदर दूसरी चीज़ें भी डाल देते हैं जो कि यूजुअली हम सेंटर पे आते हैं तो उनको क्लास में नहीं बिठाते हैं, लेकिन इंटरनेट पे सारी चीज़ें हम अपलोड कर देते हैं, तो उससे बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी पैदा होता है। तो क्योंकि मैं मीडिया में था और आईटी बैकग्राउंड था तो मुझे सोशल मीडिया के फील्ड में उस समय कुछ नहीं हो रहा था संस्थान में, तो बाबा की प्रेरणा से धीरे धीरे 2014 में शुरू किया था ब्रह्मा कुमारी इसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स। और भी भाई लोग हैं, बुरहान भाई यहाँ पर आते होंगे, आपने देखा होगा, मुकेश भाई हैं, हमारे साथ आए थे बट शांति सरोवर चले गए। हम 2-3 भाई हैं, हम लोग मिल करके ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में दुनिया वालों को कैसे समझ में आए ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना करके उसको ऑपरेट करते हैं। करीब 50-100 अकाउंट हैं अलग अलग विंग्स के ऐसे मिल के। और पिछले कुछ सालों में आपके तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो काफ़ी कुछ आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझा नहीं है या जानबूझ करके कुछ संस्था के अगेंस्ट में डालने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे को तुरंत वहाँ दिखती हैं क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करके हटाने का प्रयास करते हैं। तो जो बाबा प्रेरणा दे रहा है उसको कैच करके सेवा करते जा रहे हैं। ओम शांति। तो सभी बाबा की अनेक प्रकार की प्रोफेशनल सेवाएं दे रहे और ये सब हमारे पास यहाँ है, तो ये सेंटर का भाग्य है आप सबका। तो ये चारों भाइयों को बहुत 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 थैंक्स है और ऐसे आगे भी आते रहे। आज सारा दिन इधर है, नाइट ट्रेन में वापस जाए। हमें जाना है उस देश तजे साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है